वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PGMN में। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हमारे बायोलॉजी की सीरीज़ और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। सो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके नीट के लिए भी। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट्स है एंड इस चैप्टर का जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है आपके दोनों भी एग्जाम्स के लिए। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको ये चैप्टर के पूरे वीडियोस स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से अटेंड करने हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है देन आई एम हेयर फॉर यू। एंड यस, साइड बाय साइड जैसे ही आप लोग वीडियो देखते हो, जैसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, उसी तरह से साइड बाय साइड आपका टेक्स्ट बुक आपके साथ रखिए और जो टेक्स्ट बुक में आपके साथ लिखा हुआ है उसको भी पढ़िए। अगर कुछ कंफ्यूजन एंड क्वेश्चन हो रहा है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर एनिमल्स। सो चलिए चलते हैं। यस, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? सो रिप्रोडक्शन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एक प्रोसीजर है लाइफ की, जिसमें क्या होता है, जिसमें पेरेंट्स से एक नई जनरेशन बन जाती है। दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सो इन द वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक के वर्ड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं दैट इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ से किसी एक नई लाइफ का फॉर्मेशन, इसी प्रोसीजर को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन basically it is a very essential procedure of the life which involve formation of new life from pre-existing life। जो लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसी लाइफ से एक नई लाइफ को बनाना, यही कहलाता है रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम सेम लाइफ, ये भी एक वर्ड है। सेम लाइफ का क्या मीनिंग बच्चों? देखो, प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। नाउ व्हाट? अभी आप इस इमेजेस को देखो, क्या समझ रहे हैं आपको? देखो यहाँ पे हमें आई थिंक ये पांडाज है, यस, ये है कैट है, ये डॉग्स है और ये है हमारी हैन। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स है या फिर जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वैसे ही न्यू लाइफ बनने वाली है। यानी अगर कोई पांडा है सो उसके बेबी पांडा ही बनने वाले हैं, अगर कैट है देन कैट के बेबी किटन ही रहने वाले हैं, अगर कोई डॉग है सो डॉग का बेबी वहाँ पे पपी ही रहने वाला है। एंड सेम विद द हैंस, यानी कि जो पेरेंट्स है, जिस स्पेसिस के पेरेंट्स है, जिस तरह से वो पेरेंट्स है वैसे ही न्यू लाइफ बनने वाली है। दैट इज द रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन के टू मेथड्स होते हैं विच आर, द फर्स्ट वन इज असेक्सुअल मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल मेथड। सो ये दो मेन मेथड्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। अभी इनके बारे में आपको डिटेल देखना है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? ये जनरली यूज मेथड है जो लोअर एनिमल्स में यूज होती है। सो इट इज कॉमनली यूज्ड इन लोअर एनिमल्स। ओके, एंड यस, इसमें कोई भी मियोसिस नहीं होता, नो मियोसिस इज इन्वॉल्व। सेकेंड वन, यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला एंड आल्सो देयर विल बी नो फ्यूजन, वहाँ पे कोई फ्यूजन भी नहीं होने वाला। ये सब है प्रॉपर्टीज या फिर सिग्निफिकेंस और यू कैन से कि ये सब कैरेक्टर्स होते हैं किसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, यहाँ अभी प्रोजेनी का मतलब होता है कि आने वाली जो जनरेशन है, दैट इज नोन एज प्रोजेनी। सो इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, जो भी प्रोजेनी बनने वाली है ये एग्जैक्टली सेम होती है पेरेंट्स की तरह। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा। दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि कहीं मिक्सिंग होकर कोई नया तैयार हो। ओके, सो यहाँ पे जैसा पेरेंट्स है सेम वैसा ही आने वाला ऑफस्प्रिंग, सॉरी आने वाला जो प्रोजेनी है ये सेम हमारे पेरेंट्स की तरह होती है। एंड दिस मेथड इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल, यानी कि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देन नेक्स्ट इज द वर्ड क्लोन। जैसे कि जेरोक्स आपको पता है, अगर हमें किसी चीज का जेरोक्स लेना है तो हम सिंपली उस वाले
पेपर को जेरोक्स मशीन में रख देते हैं, देन सेकेंड वाला जो हमें कॉपी मिलता है एग्जैक्ट सेम होता है। सो उसी तरह से इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर पेरेंट्स का एग्जैक्ट क्लोन, एग्जैक्ट सेम कॉपी या फिर जेरोक्स कॉपी बनता है ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी, देन इट इज नोन एज क्लोन। सो क्लोन जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मिलते हैं। क्यों? बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दैट्स वाई। सो क्लोन्स क्या होते हैं? ये जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स की तरह, यानी सेम पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। इनका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों भी पेरेंट्स की तरह सेम होता है, दैट्स वाई दे आर नोन एज क्लोन। क्लोन को सिंपल आप जेरोक्स भी बोल सकते हो, जिस तरह से पेरेंट्स हैं ये सेम उसी तरह से होते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमें एक एक कंसेप्ट देखना है कि कौन कौन से टाइप्स है फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसमें फर्स्ट वाला है आपका जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है जो कि सिर्फ स्पॉन्जेस में दिखाई देता है। अभी ये क्या होता है? ओके, सो स्पॉन्जेस क्या करते हैं बच्चों, जब इन्हें लगता है कि बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल है, यानी ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, सो इस कंडीशन में ये लोग अपने इनसाइड ही, बॉडी के इनसाइड ही एक बर्ड बना लेते हैं। ओके, ये एक स्पॉन्ज है, इसको कट करके इसके अंदर देखिए इस टाइप का एक बर्ड बन रहा है। ओके, सो स्पॉन्जेस क्या करते हैं, इनके बॉडी के इनसाइड इस तरह से अंदर के अंदर ही एक बर्ड बना लेते हैं। ये तब तक बनाते हैं जब तक कि बाहर की कंडीशन फेवरेबल ना हो जाए। अगर एक बार बाहर की कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, देन ये अपने बर्ड से एक नया स्पॉन्ज बना देते हैं और इसी को कहा जाता है जेम्यूल फॉर्मेशन। चलिए आगे देखते हैं। सो जेम्यूल फॉर्मेशन क्या है बच्चों? ये सिर्फ स्पॉन्जेस में होने वाला एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? सो इसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, अब इस न्यू ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स दिखने को मिलते हैं। देखो, एक सेल का मास या फिर एग्रीगेशन, यानी कि एक जगह पे काफी ज्यादा सेल एक तरफ से जम गए हैं या फिर एक जगह एग्रीगेट हो गए हैं, एक उन्होंने मास बना दिया है। ये सेल्स होते हैं डॉर्मेंट सेल्स। ओके, ये जो सेल एक जगह या फिर एक प्लेस पे एग्रीगेट हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है डॉर्मेंट सेल। एंड देन एर्चियोसाइट जो सेल्स होते हैं, ये वो वाले सेल है जो कैपेबल होते हैं टू क्रिएट अ न्यू वन। जो सेल्स एक न्यू स्पेसिस को बना सकते हैं, उस सेल को कहा जाता है एर्चियोसाइट। ये भी इस जेम्यूल में प्रेजेंट होते हैं। नाउ फिर एर्चियोसाइट के बाहर का एक लेयर होता है एंड which is a layer of secretion by amoebocyte। अमीबोसाइट्स जो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, उसका एक लेयर होता है आउटसाइड द आर्चियोसाइट। आर्चियोसाइट्स क्या होते हैं? जो नया वाला स्पेसिस बनाने में कैपेबल होते हैं, उन सेल को आर्चियोसाइट कहा जाता है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि बनती है बाय द सिक्रीशन ऑफ अमीबोसाइट्स। गुड, नाउ अभी जब जेम्यूल बन जाता है, ओके, जेम्यूल कब बनने वाला है? जब बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल है, तब सुटेबल कंडीशन नहीं है, उस टाइम पे ही जेम्यूल फॉर्म होता है। नाउ व्हेन देयर इज रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन वापस आ गई, यानी जिस कंडीशन में स्पॉन्जेस अच्छे से जी सकते हैं अपनी लाइफ, उस कंडीशन के वापस आने के बाद इस जेम्यूल में से या फिर इस इंटरनल बर्ड में से स्पॉन्जेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर नया स्पॉन्ज बन जाता है। ठीक है, नाउ ये देखो, ये है इसका एग्जाम्पल स्पॉन्जिला या फिर जिसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं। सो जनरली ये स्पॉन्जेस सी के एकदम लोअर वाले एंड पे जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। एंड सेकेंडली ये वाला डायग्राम जो आपको आपके बुक में दिया गया है, सो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, सो ये सब एर्चियोसाइट्स है। एर्चियोसाइट में जो सेल्स न्यू वाले स्पॉन्ज को बना सकते हैं, यह है इसका आउटर मेम्ब्रेन जो अमीबोसाइट के सिक्रेशन से बना होता है। नाउ इतना ये पार्ट कुछ आपको डिटेल में नहीं आने वाला इन योर एग्जाम्स, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सब पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर इज बडिंग। बडिंग का क्या मतलब होता है अभी? सो बडिंग जनरली हाइड्रा एंड कोरल, ये दो स्पेसीज में पाया जाता है। बडिंग में सिंपली क्या होता है, जो पेरेंट है इसको एक बर्ड आता है और ये बर्ड जब मैच्योर हो जाता है, ये पेरेंट से डिटैच हो जाता है, यानी अलग हो जाता है और एक नए स्पेसीज में ग्रो करता है। सो बडिंग वाला प्रोसीजर काफी ईजी है। सिंपली आपको इसके लिए एग्जांपल्स याद रखना है, हाइड्रा एंड कोरल्स। सो बडिंग में क्या होता है? बडिंग में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ऊपर एक बर्ड आता है। बर्ड यानी एक नया ग्रोथ आता है। वो नया ग्रोथ आने के बाद फिर वो ग्रोथ पेरेंट्स पर एक 50% तक अपना ग्रोथ कंप्लीट करता है। जैसे ही वो
अच्छे से ग्रो होगा, देन ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करने लगता है। चलिए इसको भी डिटेल में देखते हैं इमेजेस में। सो ये है आपका हाइड्रा। ओके, हाइड्रा को अभी देखो यहाँ पे एक बर्ड स्टार्ट हो रहा था, अब ये बर्ड थोड़ा सा और ग्रो हो गया है, देन अगेन इसका अच्छा ग्रोथ हो गया है, अब ये कंप्लीटली ग्रोन है। सो दैट्स वाई ये पेरेंट के बॉडी से डिटैच हो गया, अलग हो गया, और आगे जाके अभी यहाँ पे 2 हाइड्रास बन गए, एक ये जो पेरेंट था वो और एक जो नया बर्ड बना था वो। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ बर्डिंग। इट इज वेरी सिंपल वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीजेनरेशन। अभी रीजेनरेशन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कभी अगर आपके घर में कोई छिपकली आती है एंड अगर आपने उसको मारने की कोशिश की, देन उसका सबसे पहले जो टेल वाला पोर्शन होता है टूट जाता है, उसकी दुम, एंड देन आफ्टर सम टाइम अगर वो फिर भी जिंदा रहती है, फिर भी वहां से वो स्कीप होने में सक्सेसफुल हो जाती है, देन आफ्टर सम टाइम उसका जो टूटा हुआ पोर्शन होता है टेल का वापस से ग्रो होता है। सो इसी प्रोसीजर को रीजनरेशन कहा जाता है और ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी कहलाता है। सो क्या होता है रीजनरेशन में? सिंपली अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हो 2 पार्ट्स में, देन उसके दोनों पार्ट्स एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म के तौर पे ग्रो करते हैं, दैट इज द रीजनरेशन। सो जनरली द प्लानेरिया एक ऑर्गेनिज्म है। इफ अगर इस प्लानेरिया को ऐसे कट कर दिया, देन इसके जो 2 पोर्शन है ये अलग अलग तरह से ग्रो होने वाले हैं। जो निचला पोर्शन है ये ऊपर से हेड को ग्रो कर देगा और इस प्लानेरिया को कंप्लीट कर देगा। जो ऊपर वाला पोर्शन था जिसमें सिर्फ हेड था, ये नीचे की बॉडी को ग्रो करके कंप्लीट प्लानेरिया बना देगा। इट मीन्स क्या हो रहा है प्लानेरिया में कि उसको जितना कट कर रहे हो, उसके जितने आप पोर्शन कट करने वाले हो, उतने नए प्लानेरिया बनने वाले हैं। सो दिस इज द असेक्सुअल मेथड जिसको रीजनरेशन कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, सो ये सब थे अभी तक के असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नाउ फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें काफी डिटेल में लेना है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इसको देखते हैं। अभी जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स बनते हैं या फिर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो एनी रिप्रोडक्शन वेयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखो इसमें अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनरेशन बनती है न्यू वाली, इसे ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ये हम हमारे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में भी स्टडी किया है हम लोगों ने। नाउ ऑल्सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और टर्म है, दैट इज एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या है कि 2 गैमेट्स यहाँ मिक्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। और एम्फीमिक्सिस या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मियोसिस का प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है जो कि असेक्सुअल में नहीं हुआ था। अभी जब सेक्सुअल में ये सब मिक्सिंग हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है ये दोनों का मिक्सअप होगा, यानी इसमें दोनों भी पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक आने वाले हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अभी देखो कोई भी जो ह्यूमन है या फिर जो एनिमल है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इनके लाइफ में 2 फेजेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज। अभी जो जुवेनाइल फेज होती है इसका मतलब है फ्रॉम बर्थ टू द मैच्योरिटी, यानी बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक का जो लेवल होता है या फिर जो फेज होता है इसे जुवेनाइल फेज कहा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। सो ये 2 फेजेस होते हैं, द 2 मेन फेजेस ऑफ सेक्सुअली reproducing animals। ओके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं इनके लाइफ में 2 फेजेस होते हैं। एक जुवेनाइल जो बर्थ से मैच्योरिटी तक होता है, एंड आफ्टर दैट फिर जब तक वो मैच्योर रहते हैं, फिर जब तक वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। नाउ चलो, सो इसका एक एग्जांपल है फ्रॉम बर्थ टू द बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, अभी ये एक बच्चा है, एक लड़की है जिसका जस्ट बर्थ हुआ है, देन अभी ये सब एक चाइल्ड के ही फेज में है, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई। सो ये हो जाता है जुवेनाइल फेज। नाउ आफ्टर दैट व्हेन अभी मैच्योरिटी वाला फेज है। ओके, ये जो 2 फेजेस है इसे आप मैच्योरिटी का फेज बोल सकते हो। यानी क्या? ऐसा फेज जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए जो भी ऑर्गन्स चाहिए या फिर जो भी सिस्टम में डेवलपमेंट चाहिए ह्यूमन सिस्टम में, ये अचीव हो जाते हैं, उस फेज को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जुवेनाइल यानी फ्रॉम बर्थ
टू बिफोर रीचिंग, जब तक वो मैच्योरिटी तक नहीं जाती, दैट इज नोन एज जुवेनाइल। एंड उसके बाद जब से उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, इनफ हो जाता है दैट वो गिव कर सकते हैं किसी बर्थ को, सो उसे कहा जाता है मैच्योरिटी या फिर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। नाउ द नेक्स्ट इज इवेंट्स। नाउ अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स होते हैं। थ्रू आउट द लाइफ देयर आर 3 इवेंट्स। ओके, सो ये इवेंट्स कौन से होते हैं? सो द वेरी फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये है तीनों फेजेस। अभी प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ओके, सो ये है आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, प्री फर्टिलाइजेशन। सो प्री फर्टिलाइजेशन में होता है सिर्फ गैमेट्स का ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। ओके, सो जो फर्स्ट वाला इवेंट है इसको कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होने वाला है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ गैमेट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी। डिपेंड करता है कि कौन सा वाला बॉडी कंसीव करने वाला है। सो जनरली जो मैमल्स होते हैं इसमें फीमेल के बॉडी में कंसीविंग होता है। सो दैट्स वाई इन द प्री फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट के पास पहुंचाया जाता है, दैट इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन। देन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन हो जाता है दोनों भी गैमेट्स का। एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फिर होता है जाइगोट का फॉर्मेशन एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस। सो ये सब डिटेल में हमें आगे देखना, ये बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देन अभी ब्रीडर्स के कुछ टाइप्स है। ब्रीडर्स यानी कि जन्म देने वाले। सो जनरली क्या होता है इन द ह्यूमन बींग्स, हम थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं, यानी थ्रू आउट द ईयर बर्थ ले सकता है कोई भी ह्यूमन बींग। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होता। जैसे आम का सीजन सिर्फ समर्स में आता है जनरली, अभी तो खैर कभी भी कुछ भी फल मिल जाते हैं, बट नेचुरली अगर बात करें देन कुछ एनिमल्स भी होते हैं या फिर कुछ फ्रूट्स होते हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ही आते हैं। सो अगर कोई एनिमल की बात करें जो स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं या फिर स्पेसिफिक सीजन में ही न्यू स्पेसिस को जन्म देते हैं, सो ऐसे एनिमल का एक एग्जांपल है गोट। ओके, जो बकरी वगैरह होते हैं, डोंकीज, सो इनमें क्या होता है एक स्पेसिफिक सीजन होता है और उसी सीजन में ये लोग ब्रीडिंग करते हैं। बट फॉर द ह्यूमंस, ह्यूमन कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। ह्यूमन में थ्रू आउट द ईयर कोई भी एक न्यू वन बर्थ ले सकता है। सो दैट्स वाई जो एनिमल सिर्फ सीजन वाइज ब्रीडिंग करते हैं इन्हें कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स। एंड द एग्जांपल आर शिप्स एंड डोंकीज एंड ह्यूमन एंड एप्स, यानी जो बड़े वाले बंदर होते हैं ना, एप्स। यस, सो वी आर द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। गुड, सो यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट लेक्चर से हमें डिटेल में स्टडी करना है अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कंटिन्यू वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर ऑफ दिस वीडियो सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।